Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमपी जुडिशरी 2022 की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता लग गया होगा। उन लोगों ने मेरा अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, वहां पर मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में पहली अपडेट आपको हर एक चीज़ कर देता हूँ। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सैड न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे एमपी जुडिशरी ने यहाँ पे 17 नवंबर 2023 को अपना नोटिफिकेशन यानी कि कल आउट करा है और इन्होंने बोला है 17 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 18 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो एंड आपका पेपर जो है 14 जनवरी 2024 को होगा। एमपी जुडिशरी प्रीलिम्स का रिजल्ट उसका 26 फरवरी 2024 को आएगा। 20 मार्च 2024 तक आपका मेंस का पेपर होगा और 31 मार्च 2024 तक आपका मेंस का पेपर चलेगा एंड उसके रिजल्ट जो है 10 मई 2024 तक रिलीज करा जाएगा। सीधी बात यहाँ पे बता रखी है। अब सबसे पहले मैं आपको पदों के बारे में बता दूं। 138 सीट्स यहाँ पे वैकेंसीज निकाली हुई हैं, लेकिन फॉर्म तो भर नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले बाहर हो चुके हैं, या आप लोगों को इजीली रूप से पता लग गया होगा। पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराया था कि भाई एमपी सरकार ने यहाँ पे पर्टिकुलर चेंजेस करने के लिए यहाँ पे एक परफॉर्मा जारी करा था, जिसमें बताया था कि आपके पास 3 साल का एज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके एलएलबी में बीएलएलबी हो या एलएलबी हो, उसमें 70% आपके पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप पूरा करोगे तभी आप जो है फॉर्म भरने लायक, एमपी जुडिशरी के अंदर अपना पेपर देने लायक रहोगे, वरना नहीं रहोगे। यहाँ पे वही बोला है भारत का नागरिक वगैरह, ये तो सब हम समझते हैं, लेकिन मुद्दे वाली बात यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 5। अगर आप पीडीएफ का एडवर्टाइजमेंट का पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहां पर आपके पास अपना 5 साल वाली एलएलबी या 3 साल वाली अपने एलएलबी करी हुई है ना, तो आपके पास कम से कम 70% होने चाहिए, या फिर आप जो है अपना 3 साल के आपके पास एज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास होगी तब भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। तब भी इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आप मान लेते हैं एडवोकेट हो, 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, इसका मतलब ये आपके पास ना एआईबी का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया हो, सीओपी आपके पास आ गई हो, उसके बाद आपने ये देखो दीपक अग्रवाल, विरोध केशव कौशिक एंड अनदर, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट 2013 का पास करा हुआ है। इन्होंने बोला है कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का पालन करते हुए हमने ये अपना पर्टिकुलर मुद्दा यहाँ पे एलिजिबिलिटी का पेश करा है आप लोगों के आगे। अब आपको इसको पालन करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना ही पड़ेगा। अब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके एलएलबी में 70% नहीं है और एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं होनी चाहिए, एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा सारे सेमेस्टर, सारे सब्जेक्ट्स 5 साल वाली, 3 साल वाली कंटिन्यूस तरीके से आपने पास करी होनी चाहिए, 70% आने चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा है वो बात अलग है, मिनिमम 70% आपके पास होने चाहिए, तभी आप एमपी का फॉर्म भर पाओगे। या फिर इन्होंने एक बात और बोल दी, एलएलबी में कितने भी मार्क्स आए हो, आपने एआईबी का पेपर क्लियर कर लिया हो, 3 साल का आपके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो, सीओपी भी हो, और उसमें भी नहीं, इन्होंने ये बोल दिया कि आपके पास जब आप 3 साल का अपना प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अपना शो करोगे ना, तो मिनिमम आपके पास 6 केसेस आपको शो करने पड़ेंगे कि आपके पास प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। तो 6 ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आपका एज एन एडवोकेट के तौर पे नाम कोर्ट के पर्टिकुलर जजमेंट में दर्शाया हुआ होगा। मिनिमम 6 नए केसेस आपको पेश करने पड़ेंगे कि आपने जब अपनी सीओपी पाई है उसके बाद से आपने 6 कौन कौन से केसेस में अपना केस लड़ा है, अपीयर हुए हो, नाम कहां कहां पे आया है, मिनिमम 6 केसेस आपको यहां पे शो करने पड़ेंगे। और याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसे ही कोई आप कहीं पे भी अपना 6 केस दिखा दोगे नहीं, पूरी छानबीन होगी, पूरी जांच करी जाएगी कि 6 केस आप दिखाने के लिए बोल रहे हो, कौन से 6 केस हैं वो, कौन कौन से 6 केस नहीं है, ये सब यहाँ पे दिखाने आपको पड़ेंगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, एंड टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से कि कब तुमने एलएलबी करी, कब तुम अपीयर हुए और कब तुमने 6 केसेस जो लाए हो वो देखा जाएगा और ये पूरी छानबीन करी जाएगी। आप इसमें कुछ भी एक्सेप्शन नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये साफ तौर पे इन्होंने एमपी जुडिशरी के नई नोटिफिकेशन के अंदर साफ तौर पे यहाँ पे अपडेट आ रखी है। और अगर एज लिमिट की बात करें, भाई देखो मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया 21 साल के अंदर कौन बच्चा एलएलबी कर सकता है, कौन बच्चा एआईबी क्लियर कर सकता है, कौन बच्चा 3 साल का प्रैक्टिस अपना कर सकता है। ये मेरी समझ से तो बाहर है, आपकी समझ में आता है तो मुझे बताइएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल की रख दी गई है, ये भी एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात है, क्योंकि यार भाई कॉमन सेंस से बताओ, 26 साल का बच्चा होता, 25-26 साल के अंदर एलएलबी पूरी होती है, फिर 1 साल अपना एआईबी के अंदर आने में लगता है। अब आप लोग भी बात जानते हो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी की नोटिफिकेशन कितने बेहतर तरीके से निकालता है, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो। मेरी यूट्यूब वीडियोस आप देखते होंगे कि कब डिले हो गया, 1 साल का 1.5 साल में एक बार एआईबी आता है, लेकिन रूल्स में लिखा हुआ है कि 1 साल में 2 बार एआईबी कंडक्ट होगा, वो भी नहीं होता है।
एंड सेकंड थिंग, उसके बाद भी चलो 1-1.5 साल बाद बच्चे ने अपने COP के लिए अपना AIB दिया, क्लियर कर लिया, उसके बाद भी आपको अपना 3 साल का, यानी कि 26 साल के अगर बच्चे ने LLB अपना COP ली है, 27, 28, 29, 29 या 30 साल का बच्चा अपना और एकदम भी यहां पे ये भी बोला है कि भाई 3 साल के अंदर अंदर अपने 6 केसेस लड़े होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने एकदम COP ले ली और एकदम उछल के आपके पास केसेस आ जाएंगे भागे भागे, और आप वहां पे केस एकदम लड़ने के लिए ना तो आपको कुछ आता जाता होगा, कैसे कोर्ट में अपीयर होना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे आर्ग्यूमेंट करनी है, कैसे एविडेंसेस को पेश करना है जज साहब के सामने, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपका नाम होना चाहिए भैया केस के अंदर। अब वो कहीं से भी आप नाम उठा के डालो, ठीक है, अब उन कमीशन को नहीं पता, आपको उनका नाम चाहिए, बात खत्म। तो 1-2 साल तो भाई बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए भी, अपना स्टैंड बनाने के लिए लगते हैं, किसी के जूनियर के नीचे काम करने में लगते हैं, और कोई सीनियर एडवोकेट एकदम कैसे आपको केस उठा के आपके नाम पे दर्ज करवा देगा कि जाओ बेटा आप केस को प्रोसिक्यूट करके आ जाओ जरा। भाई ऐसा आपने कभी देखा है? आप लोग भी अगर एडवोकेट होंगे, आपने कभी ऐसा देखा है? मैंने तो नहीं देखा। कोई सीनियर एडवोकेट होता है वो जूनियर को एकदम नहीं केस देता है, क्योंकि केस हरवाना थोड़ी ना है, सीनियर की गुडविल का सवाल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बातें सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे मान लेते 30-31 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में बच्चा जो है अपना कॉन्सेंट्रेट करता है अपना पर्टिकुलर प्रैक्टिस के अंदर, उसके बाद भी उसका पढ़ाई से अगर मैं बात करूं, देखो जुडिशरी की एक अलग तरह से तैयारी होती है और प्रैक्टिस करने की एक अलग तरह से तैयारी होती है। दोनों को मैं एकजुट होके नहीं बोल सकता कि आप प्रैक्टिस भी कर लो, एग्जाम की तैयारी भी कर लो। वो इंसान कर सकता है जिसने अपने लॉ के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया होगा, ठीक है, उसको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से पता होंगे, थ्योरी अच्छे से पता होगी, केस लॉज में कमांड अच्छी खासी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वो डेली पढ़ता होगा या होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा बच्चे को मैं बोलूं कि हाँ भाई चलो तुम अभी प्रैक्टिस कर लो, तो वो बच्चा प्रैक्टिस भी अच्छे से करेगा एंड वो बच्चा पढ़ाई भी अच्छे से करेगा। लेकिन अगर मैं मोस्टली प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ऐसा हर कोई टैलेंटेड कैंडिडेट नहीं होता है, हर कोई एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। जब भी आर्टिकल नंबर 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, राइट टू लाइफ विद राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, समानता के बारे में बात करता है, लेकिन यहां पे एस्टैब्लिश बाय द लॉ की भी बात करी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि इक्वालिटी तो हो लेकिन सबके कंपैरिजन में हो। किसी के लिए 1000 रुपए का फाइन बहुत बड़ी रकम है और किसी के लिए 1000 रुपए का फाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे राइट टू इक्वालिटी की बात कहां रही? कोई बच्चा अपना एक्सेप्शनल टैलेंटेड है लेकिन कोई बच्चा अपना एक्सेप्शनल टैलेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि वो जज का पेपर देने लायक नहीं रहेगा। ये साफ तौर पे पार्शियलिटी है, साफ तौर पे तो मेरी नजर में गलत बात है। और आप लोग भी इस बात को 95% या 99% लोग ये बात को एग्री करेंगे। जो लोग एग्री नहीं करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, अपना रीजनिंग जरूर दीजिएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रीजनिंग जानने की है, और जो लोग एग्री मेरी बात से करते हैं तो वो लोग भी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, आपने अपनी रीजनिंग जरूर बताइएगा। कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान लेते हैं कि एक बच्चे ने अपना पिछले साल अपना MP का पेपर दिया, मैं ईयर की भी बात नहीं कर रहा क्योंकि वैकेंसी 2022 वाली है, 2023 की तो अभी आई भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी बात तुक नहीं रहेगा। तो पिछले साल बच्चे ने MP का पेपर दिया, फेल हो गया, प्रीलिम्स में फेल हो गया होगा या मेंस में फेल हो गया होगा या इंटरव्यू में फेल हो गया होगा, ठीक है। अब उसने जी जान लगा के अपनी तैयारी करी होगी कि भाई अब अगली नोटिफिकेशन जब आएगी मैं पेपर क्रैक करके रहूंगा। लेकिन जब उसका मौका आया, जब उसने और अपनी सारी चीजें वो छोड़ छाड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि जुडिशरी के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ता है, प्रेशर आपको झेलना पड़ता है, फेलियर आपको झेलना पड़ता है, जजमेंट्स याद नहीं हो रहे, टॉपिक्स याद नहीं हो रहे, याद हो रहे हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस, इतनी मोटी मोटी बुक्स अभी मैंने पीछे रखी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स सॉल्व करनी पड़ती हैं, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, डाउट भी रहता है। इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद बच्चा जो है प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि उसको तैयारी करनी होती है। लेकिन इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद जब बच्चे ने अपना मन बनाया कि अब मैं अपने आप का प्रिपरेशन अच्छे से कर चुका हूं, सामने आती है नोटिफिकेशन 70% LLB में, एक भी बैक नहीं, और 3 साल की या फिर 3 साल की प्रैक्टिस, 6 नहीं केसेस आपको पेश करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में उस कैंडिडेट का क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग खुद मेरी बात अच्छे से समझ सकते हो, और समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए लोगों को प्लीज अवेयर जरूर करिएगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लाइएगा, क्योंकि मैं सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज्यादा जानना चाहता हूं। तो प्लीज आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट यही है MP जुडिशरी के, अभी तक करंटली नोटिफिकेशन यही है। अभी हाईकोर्ट के अंदर, MP हाईकोर्ट के अंदर केस अभी पेंडिंग है, देखा जाएगा कि MP हाईकोर्ट अपना क्या फैसला सुनाएंगे, कब सुनाएंगे, मेजर बात है कब सुनाएंगे, ठीक है। और अगर फैसला बच्चों के हित में आया बहुत बढ़िया है, बच्चों के हित में नहीं आया
तो ऐसे केस में एक ही रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाने का। अब डायरेक्ट बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था इस मुद्दे को कि भैया पहले एमपी हाई कोर्ट के अंदर मुद्दा पेंडिंग तो है, पहले एमपी हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाने तो दो, और आप उनके फैसले से खुश नहीं होते हो तब हमारे पास आना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ रहे हो और एमपी हाई कोर्ट के अंदर केस अभी पेंडिंग है, ये तो गलत बात होगी। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया था। तो आप इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।